नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आइए स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है या फिर मेजर करता है स्मॉल करंट्स को। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है कोई, तो इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे अगर हमें पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और ये काफी हद तक क्या है, करंट्स के अमाउंट को भी बता देता है। जो स्मॉल करंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज को मेजर कर सकता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। और इसे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम है बीट गैल्वेनोमीटर। बीट का मतलब जब ये अपने रीडिंग शो करता है तो एक तरीके से डिफ्लेक्शन करता है, अपनी नीडल को थोड़ा टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है इसकी एक ही पोजीशन पे बार बार इस तरीके से, तो ये एक बीट की तरह होती है जो रिपीट होती जाती है बार बार, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या आता है? बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेम मूविंग कॉइल इज गिवन बिकॉज इट यूजेज अ करंट कैरिंग कॉइल दैट रोटेट्स और मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो इसका नाम रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि इसमें क्या है, हम करंट यूज करते हैं और उसकी वजह से जो इसके अंदर कॉइल होती है वो क्या है, रोटेट करती है। ठीक है, और रोटेट करती है किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल पे क्या है, टॉर्क बनता रहेगा और उस टॉर्क की वजह से क्या है, ये रोटेट करती रहेगी इसकी जो निडल है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टॉर्क वगैरह पढ़े थे, तो टॉर्क में हम देख रहे थे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक रोटेशन क्रिएट हो जाती है, मतलब कि एक टॉर्क क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से वो रोटेशन करना शुरू कर देता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ भी हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी रखेगा। ठीक है, इसके प्रिंसिपल को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें क्या है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करी जाएगी और जिसकी वजह से वो क्या है, कॉइल रोटेशन शो करेगी। और यही कॉइल होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, दो तरीके के मिलते हैं हमें। एक है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है हमारा पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक एक करके हम क्या है, इनके डायग्राम्स देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं बात करूं सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये है हमारे पास मेटेलिक कोर, बीच में क्या है, मेटेलिक कोर, और इसके अराउंड में चारों तरफ क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड है। ठीक है, और इनके दोनों तरफ क्या है, एक मैग्नेट साउथ और नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ एंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इस कॉइल को। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या है, टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से कॉइल में टॉर्क बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा था हमारा, सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, अब है पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में दो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल को प्लेस करते हैं हम, और वो कॉइल क्या है, ये रही सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब इसके ऊपर रैप अप कर दिया हमने
कॉइल को, और अंदर क्या है, एक स्प्रिंग लगाई है कि जितना वो रोटेशन करेगा, ठीक है, रोटेट करके उतना ही उसमें क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगी। ये किसकी वजह से, ये इस स्प्रिंग की वजह से इसमें होगा कि मान लो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये अपनी कुछ रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन करेगा, जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास स्केल जो रीडिंग बताएगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये है हमारे पास पॉइंटर जिसको हम निडल भी बोलते हैं। तो ये है हमारे पास पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, अब है कुछ एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमने टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है NBI A sin थीटा। लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला कंप्लीट किया है, NBIA sin थीटा। अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है वो कैसा है, यहाँ पे है रेडियल वाला। कौन सा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कारण ये है कि जिससे ए डिफ्लेक्शन के टाइम पे जो टॉर्क बन रहा है, टॉर्क मैक्सिमम बन सके, इसलिए हम क्या करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का पर्पस क्या है कि जो थीटा की वैल्यू है उसको कर देंगे हम 90 डिग्री, ठीक है जी, परपेंडिकुलर। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, इसको बोलेंगे टॉर्क मैक्सिमम। और कितना होगा टॉर्क मैक्सिमम, NBIA, ये आ जाएगा मेरे पास टॉर्क की वैल्यू। अब देखिए, अगर कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग है जो उसमें क्या स्टोर कर देगी, रीस्टोरिंग टॉर्क स्टोर कर देगी। तो अगर रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं तो वहां पे एक थीटा, ये होता है ट्विस्ट, जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है उस गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। एक होता है हमारे पास के, ठीक है जी। अब के क्या है, ठीक है, के है हमारा कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है जी। के क्या है हमारे पास, रीस्टोरिंग टॉर्क है जो पर यूनिट ट्विस्ट के हिसाब से बनी है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल अगर मैं टॉर्क की बात करूं, और कौन सी टॉर्क की, रीस्टोरिंग टॉर्क की, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सी वाली, टोटल वाली। तो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास के थीटा। क्या बनी, के थीटा। अब मैं बात कर रहा हूं टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क बन गई के थीटा, और यहां पे इसकी वजह से कितनी टॉर्क बनी थी, रोटेशन की वजह से, T इक्वल्स टू NBIA। तो कहीं ना कहीं ये टॉर्क और ये टॉर्क क्या है, इक्वल होगी। ये किसकी वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन चुकी है वहां पे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये क्या है, इतनी ही जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो उसमें स्टोर हो चुकी है कि जब ये करंट या मैग्नेटिक फील्ड हटे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नीडल पहुंच जाए, पॉइंटर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाए। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, NBIA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के थीटा। ये आ गया मेरे पास के थीटा, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास टॉर्क, या फिर बोल दो डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर है, ठीक है। अब मैं अगर करंट की वैल्यू निकालूं यहां से, तो I इक्वल्स टू मेरा निकलेगा के थीटा अपॉन NBA। क्या निकल गया, I इक्वल्स टू करंट कितना निकल गया, के थीटा अपॉन NBA। अब अगर मैं बात करूं कि के अपॉन NBA को मैं कुछ कांस्टेंट यूज कर लूं और उसकी वैल्यू मान ली मैंने G, ठीक है। तो मेरा I इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाएगा G थीटा, और इसी को मैं सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकता हूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर करंट की वैल्यू कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है जी। तो यहां से निकाल दिया। अब G को मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोल तो दिया ये कांस्टेंट है K अपॉन NBA, तो G को अगर नाम दूं मैं
तो इसको दूंगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूजेस देखूं मैं, किस लिए मैंने यूज की है, तो ये मैंने यूज की है फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कि मेरे पास क्या है, मैक्सिमम टॉर्क आ जाए, इसलिए मैंने क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है। ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होगा, और इसमें थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है 90 डिग्री लेते हैं, जिससे कि टॉर्क कितना बन जाता है, NBIA, इतना टॉर्क बन जाता है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब है यूजेस किसके, गैल्वेनोमीटर के। देखिए, इट इज यूज टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर स्मॉल करंट्स फ्लो कर रहे हैं तो उनको डिटेक्ट कर सकता है या फिर मेजर भी कर सकता है, कौन, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर। हम गैल्वेनोमीटर से क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं। क्या कनेक्ट करके, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में इस तरीके से, गैल्वेनोमीटर के साथ में किसी लो रेजिस्टेंस को, ये बोल दिया मैंने S, इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो ये पूरा कंबाइनली क्या बोला जाएगा, एक एमीटर बोला जाएगा। ठीक है। तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। हम इसको वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, और वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर देंगे गैल्वेनोमीटर के। ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, वो वोल्टमीटर बन जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आ गया गैल्वेनोमीटर, ये आ गया कोई रेजिस्टेंस R, इसकी वैल्यू क्या है, हाई रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, वोल्टमीटर। तीसरा है हमारे पास आगे, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एवोमीटर। ठीक है जी, मतलब कि हम इसको क्या बना सकते हैं, एवोमीटर। अब एवोमीटर क्या है, एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर। ठीक है। बाय यूजिंग स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट। ठीक है। हम इसको एमीटर बना सकते हैं, हम इसको वोल्टमीटर बना सकते हैं, और हम इसको एवोमीटर भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें कि एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर तीनों यूज होंगे। क्लियर है? और वो तीनों चीजों की वैल्यूज प्रोवाइड हमको करेगा। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आगे है सेंसिटिविटी। ठीक है जी। अब सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो हम जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को, ठीक है, या फिर गैल्वेनोमीटर की बात करें, तो गैल्वेनोमीटर को जब भी कोई कम से कम करंट दे, कम से कम करंट प्रोवाइड कराए, और उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो, ठीक है, तो वही क्या बताएगा, उसकी सेंसिटिविटी बताएगा। ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। कब बोला जाएगा एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव, इफ ए स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस लार्ज स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर उस कॉइल को हमने स्मॉल करंट प्रोवाइड किया है और उसमें लार्ज स्केल का डिफ्लेक्शन बना है, तो उसी को बोलेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? फिर आता है हमारा करंट सेंसिटिविटी। ठीक है। करंट सेंसिटिविटी की बात करूं तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, the deflection produced in the coil of galvanometer when unit current flows through it। ठीक है जी। तो हमने क्या है, अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं, करंट सेंसिटिविटी की, तो इसमें मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, अगर मैं कम से कम करंट प्रोवाइड कर रहा हूं किसी भी कॉइल को और उसमें डिफ्लेक्शन बन रहा है हाई से हाई, ठीक है, तो उसको बोलूंगा करंट सेंसिटिविटी। सेम कंडीशन वोल्टेज के साथ है, अगर मैं कम से कम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं और उससे क्या है डिफ्लेक्शन हाई बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा, ये आएगा मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, पहले देखेंगे करंट सेंसिटिविटी को। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट प्रोड्यूस।
ठीक है जी, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट प्रोड्यूस। और हमें एक फॉर्मूला पता था NBA इक्वल्स टू के थीटा, यहां से थीटा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास NBA अपॉन, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास क्या, डिफ्लेक्शन की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो बन जाएगा NBA अपॉन KI। आई से आई कटा तो करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आई है हमारे पास NBA अपॉन K आ गई, NBA अपॉन K, ये आ गई मेरे पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको डिनोट कर देंगे हम VS से, तो VS इक्वल टू आएगा डिफ्लेक्शन अपॉन V, और V इक्वल टू क्या होता है IR। तो ये आ गया मेरे पास NBA अपॉन K, ये तो आ गई थीटा की वैल्यू। V को मैं बोलता हूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, I से I कटा तो NB अपॉन K, ये आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू। क्या आ गई, NBA अपॉन KR, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है दोनों वैल्यूज। अब देखेंगे कुछ फैक्टर्स जिसपे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, पहला है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कॉइल में कितने टर्न्स है वो भी क्या डिसाइड करेगा कि कितनी सेंसिटिविटी होने वाली है। किस तरीके से, द वैल्यू ऑफ n कांट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। ठीक है, कि हम जो उसके नंबर ऑफ कॉइल्स की टर्न्स है, ठीक है, उनको एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अदरवाइज द गैल्वेनोमीटर बिकम बल्की एंड द रेजिस्टेंस इंक्रीज। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर। अगला है एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल का एरिया ज्यादा या कम, द वैल्यू ऑफ ए कांट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो एरिया को क्या है, मैं एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद बिकॉज इन दैट केस कॉइल विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो इट विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की एंड अनमैनेजेबल। ठीक है, देखिए अगर मैं क्या है उसकी लिमिट को, एरिया जो है कॉइल की, उसको बढ़ा रहा हूँ लिमिट से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह प्रोवाइड नहीं होगी उस कॉइल को। ठीक है, और दूसरी चीज उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। क्लियर है। अगला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ V कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू शेप मैग्नेट। ठीक है जी, अगर मैं हॉर्सशू शेप मतलब कि कुछ इस तरीके की मैग्नेट, इस तरीके की मैग्नेट को मैं यूज करूं, ठीक है जी, तो मैं B की वैल्यू को बढ़ा सकता हूं। ठीक है, B की वैल्यू बढ़ सकती है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू शेप की मैग्नेट को यूज करूंगा कॉइल के वहां पे, तो B की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। एंड प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर विद इन कॉइल, और कॉइल में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर को मैं प्लेस कर दूंगा। अगला है टॉर्शन कांस्टेंट K ऑफ स्प्रिंग एंड सस्पेंशन। जो टॉर्शन की वैल्यू हम देख रहे थे K, वो क्या है, द वैल्यू ऑफ K कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। हम क्या है K की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, किस चीज से, अगर हम सस्पेंशन वायर यूज करें या फिर स्प्रिंग यूज करें फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है आज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।